जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। हेलो एवरीवन, मैं बसंत मौर्य स्वागत करता हूं आपको हमारे IAS पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 की NCERT ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 को कवर कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर के आप वहां से हमारी वीडियो को देख सकते हैं। या अगर आपने अभी तक हमारी क्लास 6 की NCERT को नहीं देखा है तो वो अभी प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है हमारी पृथ्वी के अंदर। दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, गतिशील ग्रह है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। जो हमारी पृथ्वी है इसके अंदर हमेशा परिवर्तन होते रहता है। अब आइए हम लोग जानते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग, आखिर में पृथ्वी के हमारे आंतरिक भाग में क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग इस पर विचार करते हैं। आइए देखते हैं। एक जो हमारी पृथ्वी है, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। जैसे प्याज होता है वैसे एक के ऊपर एक, वैसे ही हमारी पृथ्वी के ऊपर भी एक के ऊपर एक, मतलब स्थल भाग, क्रोड, पर्वतीय, क्रोड, ये सभी भाग हैं। आइए जानते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्वतीय भी कहते हैं हम लोग, इसको भूपट्टी भी कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी होती है जिसकी ऊपरी सबसे सतह हो गई, इसको पर्वतीय हम लोग बोलते हैं। यह सबसे पतली होती है। यह महाद्वीपीय सहांति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। जो यह महाद्वीपीय संधि है उसमें यह 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही है। समुद्र सतह से केवल 5 किलोमीटर ही। आइए इसको हम लोग यहाँ पे मैप से समझेंगे। देखिए, ये हमारा महाद्वीपीय पर्वत हो गया, ये मोटा होता है, और जो ये हमारा समुद्री हो गया महासागरीय पर्वत, देखिए ये काफ़ी पतला होता है, जिसकी वजह से यह 5 किलोमीटर होता है और यह 35 किलोमीटर की दूरी का सामना करना पड़ता है इसको। आइए आगे देखते हैं। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। जो हमारी महाद्वीपीय संधि है यह एल्यूमिनियम तथा खनिजों से यह बनी हुई है। आइए देखते हैं। इसलिए इसे सी यानी कि सिलिका तथा एल यानी कि एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की पर्वतीय मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमय यानी कि सिलिका तथा मैग यानी कि मैग्नीशियम कहा जाता है। जो हमारी महासागरीय पर्वतीय होती है, यह देखिए ये वाली भाग, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसलिए इसको हम लोग सिलिका और मैग्नीशियम भी कहते हैं। आइए, पर्वतीय के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक भाग क्रोड है। जो हमारी पृथ्वी होती है पर्वतीय, पृथ्वी जो पर्वतीय ऊपरी भाग को नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर, देखिए ये हमारा मेंटल हो गया, ये 29 किलोमीटर के नीचे फैला हुआ है। आइए इसको देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं और अभी हमको लगता है कि उस पर कार्य प्रगति पर है, मतलब कार्य हो रही है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। वाह, आइए आगे हम लोग जानते हैं। देखिए, जिसकी मेंटल की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे यानी निकेल तथा फेस यानी फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोण का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। जो हमारी मेंटल होती है इसकी जो ताप है और दाब यह काफ़ी ज़्यादा होती है, और इनकी जो गहराई है वह 2900 किलोमीटर है, और जो इसकी त्रिज्या है वह 3500 किलोमीटर है। आइए इसको जानते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल
1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रूड है। पृथ्वी की त्रिज्या जो है वह हमारी 63 से 71 किलोमीटर है। दोस्तों, आप लोग हमेशा हमारी वीडियो को देखिए और हम कक्षा 6 के से लेकर के कक्षा 12 तक की NCERT को कवर कराएंगे। बस आप हम लोग के साथ हमेशा बने रहिए। और हाँ, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ नोट्स बनाइए। जो भी आपको ज़रूरत पड़े आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें इस प्रकार की हेल्प चाहिए, आपकी हेल्प की जाएगी। आइए अब जानते हैं हम लोग सेल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेल से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है वह अनेक प्रकार की, जैसे अभी ना हम देखें ना, मैग्मा हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, मेंटल हो गया, ये सभी अनेक प्रकार की प्रॉपर्टी है जिसके से हमारी पृथ्वी बनी हुई है। खनिज पदार्थ के किसी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जो खनिज पदार्थ होता है जिसका पिंड होता है, जैसे सेल रंग विभिन्न आकार का गठन हो सकती है। आइए जानते हैं आगे। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। देखिए आ गए ना, ये हो गया अग्नि चट्टान। ये सभी पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अग्नि चट्टान क्या होता है ये सभी हम लोग इसी चैप्टर में कवर करेंगे। इग्नेयस सेल, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरित मेटामोर्फिक सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं एवं उन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। जो हमारी मैग्मा होती है, लावा, पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण पृथ्वी के अंदर हमारी विस्फोट होता है, जिससे ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, फटती है, और उसी से ये सभी हमारे अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, जो भी चट्टानी होती है उसका निर्माण होता है। ये जो हमारी प्राथमिक सेल भी कहते हैं। देखिए अग्नेय सेल जो है अग्नेय सेल, वह हमारी 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। देखिए ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना हम लोग करते हैं, ये तो पता ही है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, वही जो आग की तरह रहती है। आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा एक बार लावा और देख लीजिएगा कैसे वह निकलता है और कैसे वह फिर जम जाता है और पठार मतलब पर्वत का निर्माण होता है, और उसकी खुदाई जब की जाती है तो उसमें से धातुओं की हमें प्राप्ति होती है। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, जब द्रवित लावा पर पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है प्रॉपर्टी पर। इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान यानी सेल कहते हैं। वही तो जो मतलब कि पृथ्वी के अंदर से लावा फटता है और निकलता है तो वह कुछ दिनों बाद ठंडा हो जाता है, जिससे वह एक ठोस बन जाता है। किसी पर्वत या कोई पठार रखा जाता है, फिर उस पर हम लोग खुदाई करके उसमें से अनेक प्रकार की सामग्री, खाद्य, ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल से ही बना होता है। दक्कन का पठार भी वो मैग्मा ही है, मतलब ज्वालामुखी से भी फटने से हुआ है। देखिए द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेल को अंतर्भेदी सेल यानी अग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर बनाने के लिए जिन आकर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वह ग्रेनाइट के बने होते हैं। जो हमारा ग्रेनाइट होता है वह अंतर्भेदी अग्नेय सेल के होते हैं। जो पृथ्वी के अंदर ही कभी कभी हमारी जो लावा होती है वह फटती नहीं है, बट पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाती है, जिससे वह फिर ठोस बन जाती है और उसको हम लोग खुदाई करके निकालते हैं। आइए हम लोग इधर कुछ देखें शब्द के। इग्नियस, लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री यानी लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामोर्फिक ग्रीक शब्द मेटामोर्फोसिस
मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए शब्दावली जीवाश्म है। सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सेलो जो मतलब कि हमारी पृथ्वी में कभी भूकंप आ जाती है तो जो भी पेड़ पौधे मान जान दब जाते हैं, उसकी अवशेष जो होती है उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। उसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। सेल लुढ़क कर, चटकर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद, ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक दूसरे स्थान पर पहुंचा कर जमा कर दिए जाते हैं। ये अद्र अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परतें बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। देखिए, सेल लुढ़क कर, चटकर तथा एक दूसरे से जब टकराते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में वे बढ़ जाते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को हवा और जल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर के इकट्ठा कर दिया जाता है। वहाँ पे वह लोग इकट्ठा करके अपने एक आकार में ढल जाता है। इसको हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ रेत पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवों जो कभी इन सेलों पर रहे हैं जीवाश्म भी कह सकते हैं। देखिए, जो हमारा बलुआ रेत पत्थर हो गया वो हवा के ही माध्यम से या जल के ही माध्यम से एक दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। देखिए, जो कभी इन सेलों पर रहे हैं उसे हम लोग जीवाश्म भी कहते हैं। जो कि नीचे दबे हुए हैं उसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। आइए, अग्नि एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी एसल्ट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए हमारा हो गया, यहाँ पे फिगर दिखाया है कायांतरित सेल में परिवर्तन अवसादी सेल। देखिए इसमें किस तरह परिवर्तन रहा है। आप इसको एक बार यूट्यूब पे देख लीजिएगा, देखने से और आपको अच्छे से नॉलेज होगा। देखिए, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क एवं इमारतें बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, जो सेल होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। उससे हम लोगों को मिट्टी, पत्थर, चिविडू, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता प्राप्ति होती है इन्हीं सेलों से। आइए यहाँ पे देखिए, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं सेल चक्र होता क्या है। अभी थोड़ा और यहाँ पे पढ़ ले, उसके बाद इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नि सेल बन जाता है। ये अग्नि सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नि एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बन जाता है। द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर अग्नि सेल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, यहाँ पे इस सेल चक्र के बारे में हमें बताया है। देखिए, ये मानिए मैग्मा हो गया, तो मैग्मा से जब बनता है तो अग्नि सेल बनता है, और फिर अग्नि सेल जब टूटकर थोड़ी छोटी टुकड़ों में बढ़ जाता है तो फिर ये अवसादी सेल बन जाता है। और जब फिर ये अवसादी चल जाता है तो इससे कायांतरित सेल का निर्माण होता है। फिर कायांतरित सेल से मैग्मा का निर्माण होता है। इसी तरह जो होती है हमारी सेल चक्र होती रहती है। और ऐसे ही हमारा जल चक्र भी होता है। सिंपल में समझ सकते हैं। जल परिवर्तन, मान लीजिए बादल हुआ, बारिश हुई तो पानी हुआ, और पानी हुआ तो फिर से पानी को प्रकाश अवशोषित किया, फिर से बादल छाया, फिर से पानी हुआ, उसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। वैसे ही हमारा सेल चक्र है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी खनिज है वह मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज खनिज की वजह से तो हमारा पेट्रोल, गैस सब चीज़ उपलब्ध है, जिसकी वजह से घरों में गैस से खाना बन रहा है और गाड़ियाँ चल रही है पेट्रोल के माध्यम से। इससे हम लोग को बहुत सारी फ़ायदा है। तो दोस्तों, अब हम लोग का हो गया चैप्टर समाप्त। आज 2 नंबर चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम अगले वीडियो में
चैप्टर नंबर 3 पे बात करेंगे। आइए इस पे थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारे जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इसको हम लोग ध्यान से नहीं देखे शुरुआती में दौर में। देखिए, ये जो हमारा पृथ्वी है, इसकी ऊपरी परत को हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं, और इसके जो हल्का निचली है उसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, जिस पे हम लोग निवास करते हैं। और यह हो गया हमारा मेंटल। इसके बारे में मैं तो आपको बता दिया। इसकी दूरी 29 किलोमीटर है, जो इसका जो त्रिज्या है 35 किलोमीटर है। उसका देखिए क्रोड, मेंटल ही यहाँ पे, सीमा, ब्रा, क्रोड, ये सभी यहाँ पे हैं। देखिए ये है आंतरिक क्रोड, इसमें सभी बताया गया है। आप अच्छा से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और देखिए ये हमारा हो गया महाद्वीपीय, ये महाद्वीपीय प्रॉपर्टी, ये हो गया महाद्वीपीय जो प्रॉपर्टी होगा। और ये हो गया महासागर। इससे भू प्रॉपर्टी के अंदर की दूरी 5 किलोमीटर है, और यहाँ से 35 किलोमीटर होगी, 35 किलोमीटर। ये देखिए महासागरीय प्रॉपर्टी। तो चलिए दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे। चूँकि देखिए रात को 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा नींद आ रहा है, तो वीडियो अच्छी से नहीं बन पाई होगी, तो उसके लिए सॉरी। बट अगले वीडियो में इससे भी अच्छी बनेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।